Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So बच्चों, this is the second and I guess it would be the last chapter of the our chapter number 12. बेटा ये प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है एटम और इसमें बेटा ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। ओके, इसमें आपका न्यूमेरिकल या हल्का सा एक डेरिवेशन टाइप का या कोई थ्योरी आती है जो आपको लिखनी पड़ती है। ओके, तो देखिए कल की क्लास में हमने देखा डिटेल्ड एकदम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एटम को डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है बच्चा? आप आज हमें पढ़ना है बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब मॉडल तो सबके लिए है, पूरी एटम इंडस्ट्री के लिए है, बट पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। ओके, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल को लेकर के हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए फिर हम एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट में रेडियस क्या होती है वो निकालेंगे, वेलोसिटी एंड एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट केवल करेंगे। मतलब इसका हमको डेरिवेशन प्रूव नहीं करना है, केवल इसका फॉर्मूला हमको इन सब का हमें याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से कर लीजिए जिससे कि दिक्कत ना बने। ठीक है, देन इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई एंड फिर फाइनली लास्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस खत्म कर चुके होंगे। चलिए, तो दो चैप्टर तो आगे के हैं, डरना नहीं है आपको, नहीं तो आप सोच रहे हो कि आज दोनों चैप्टर का नाम आगे का क्यों ले लिया। केवल हम एटम आर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हेडिंग बनाइए बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। कल हमने इसके पहले आपको बता दिया कि अ, इसके पहले कल हमने आपको क्या बताया था, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बताया था। और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में हमने आपको एटॉमिक मास यूनिट का फॉर्मूला बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट दैट इज 1 AMU इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। क्लियर है बच्चों? सो 1 AMU हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। डन बच्चों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक बार बता देता हूँ कि इस चैप्टर में केवल ये डेरिवेशन जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है R0, जिसको हमने कल डिराइव किया था। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है बच्चों आपको ये? देन इसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर हमने आपको बताया था कि सेंटर से लेकर के वेलोसिटी वेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। डन। देन बच्चों इसके बाद हमने एटॉमिक मास यूनिट की बात कर ली। एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब आइए आगे फर्दर डिस्कस करते हैं बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कह रहा है कि न्यूक्लियस डज नॉट हैव अ शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री। बेटा देखो, जो एटम होता है ना, एटम की न्यूक्लियस की कोई शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। मतलब एक तरीके से ये फ्यूज्ड टाइप का होता है ना, वो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर भी बच्चों आपको ये पता है कि जो रेडियस होती है, हाउएवर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आपको पता है कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, ओके, एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते जाते हैं तो नई सेल इंट्रोड्यूस होती है कि नहीं होती, बताइए मुझे। जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ए बढ़ता जाएगा। ए मतलब एटॉमिक मास मास नंबर। ओके, ए इज व्हाट? एटॉमिक मास नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? एटॉमिक मास नंबर। तो बेटा जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर कहाँ से आता है? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यस और नो बच्चों? एटॉमिक मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। क्लियर है कि अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा और एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। सो आप लिख सकते हैं कि हाउएवर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाय। तो बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे क्या रिलेशन निकाला गया? ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है आर,
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। क्लियर कि नॉट क्लियर? मास नंबर का क्यूब रूट, ठीक है। यस, सो ये जो रेडियस इज इक्वल्स टू मास नंबर का क्यूब रूट आ गया। सो आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट निकला कितने अपने पास, आर नॉट। आर नॉट ए टू द पावर 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अच्छा, ये 1/3 क्यों आया? चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एटम का जो जो न्यूक्लियस का मास होता है, जो एटम का पूरा मास जो होता है, एटम, मास ऑफ एटम कहाँ पे रिलाई करता है बेटा? ये पूरा पूरा न्यूक्लियस के ऊपर रिलाई करता है, यस और नो? मतलब ये कहाँ पर कंसंट्रेट होता है? कंसंट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों? नाउ डेंसिटी यदि मैं निकालूं, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर हो गया? सो मास इक्वल्स टू हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होती है उसकी डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और मास जो होता है न्यूक्लियस का, मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस का मास जो होता है उसको हम कैसे शो करते हैं? ए से। ओके, यस, ए से, बिकॉज एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास नंबर। यस और नो बच्चों? ओके, सो मास नंबर। सो बेटा यहाँ पे मास की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ए रख सकता हूँ। ए इज इक्वल्स टू जो भी डेंसिटी होगी, डेंसिटी को आप चाहे तो रो ले लें, चाहे तो डी ले लें। रो ले लेता हूँ मैं। एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? क्योंकि ये क्या है? वी फॉर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया बच्चों? सो यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं, देखो ये पूरा का पूरा जो चीज है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओके बच्चों? तो इस चीज को हम यदि हटा दें, सो ए क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? सो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। पलट करके मैं लिख सकता हूँ, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? यस, ये यहाँ से आता है, ठीक ना, जिसकी हमने बात की। चलिए, सो और आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, और यदि हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो आर नॉट आ जाएगा, और नॉट ए टू द पावर 1/3। क्लियर है बेटा? यस, आर नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि आपने वहां से हटाया आर को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आर नॉट आ जाएगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, सो आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। क्लियर है बच्चों? ये यहाँ से आ गया। चलिए, तो यहाँ पे थे हम। सो आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये क्या आ गई बेटा? ये आ गई न्यूक्लियस की रेडियस। ओके, यहाँ पे आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर इज अ कॉन्स्टेंट विच इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाइज, एंड ए इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चों? यहाँ से ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। Now, radius of the nucleus is varying from 1 Fermi to 10 Fermi. Okay, 1 Fermi to 10 Fermi. Okay, 1 Fermi कितना होता है बेटा? 1 Fermi equals to होता है 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, तो जो बेटा इसकी रेंज होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, वो 10 की पावर माइनस 15 से लेके 10 की पावर माइनस 14, बिकॉज 10 फर्मी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। क्लियर हो गया बेटा? 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 10 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं न्यूक्लियर वॉल्यूम की। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो एज यू सी 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई, आर की जगह आप क्या, आर क्यूब की जगह पुट क्या कर सकते हैं? देखिए, 4/3 पाई आर क्यूब।
अभी आर आपने क्या निकाला, आर आपने निकाला आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों? सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 से पावर 3 कैंसिल हो गया, सो केवल बच गया ए। क्लियर है बच्चों? सो अब देखिए यहाँ से ये आपके पास में आ चुका है वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इट मींस मास नंबर। क्लियर है बच्चों? यस। तो ये हो गया वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम का रिलेशन हो गया कि वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। ठीक है। देन अब बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे निकाली जाए। सो ऑल यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आइए देखते हैं न्यूक्लियस का मास कितना है। मास आप जानते हैं कि मास नंबर होता है ए, मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ए न्यूक्लियंस, कैपिटल ए न्यूक्लियंस। क्लियर? और हर न्यूक्लियंस का वेट कितना होता है, 1 AMU। तो टोटल ए न्यूक्लियंस का वेट कितना होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर हो गया बच्चों? और वॉल्यूम आपने देख ही लिया अभी अभी, वॉल्यूम हमने क्या निकाला, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। क्लियर हो गया बच्चों? इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो आप, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, आर नॉट क्यूब की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15। ये देखिए आर नॉट की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1.27 इंटू 10⁻15। बेटा यहाँ पे -5 नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू -15। क्लियर? यस, -15 का होल क्यूब सॉल्व करने पर बेटा आ जाएगा 7.24 इंटू 10⁻45। ये आ गया आपके पास में वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ए टाइम्स, ओके, मीटर क्यूब। अब आपको निकालना है डेंसिटी। सो ऑल यू नो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है बेटा, मास आपके पास में है AAMU। यस और नो बेटा? आपके पास में जो मास है वो A टाइम्स AMU है, और आपके पास में जो वॉल्यूम आ चुका है दैट इज इक्वल्स टू 7.24 इंटू 10⁻45 मल्टीप्लाइड बाई A मीटर क्यूबिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। यस। तो अब देखिए AAMU को आप किलोग्राम में बदल लीजिए। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू जो हो जाएगा आपके पास में, किलोग्राम में बदलने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सो मास की जगह A मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर बच्चों? डिवाइडेड बाई, यस बोलिए बेटा। ए एरिया नहीं था बच्चों, ए इसका मास नंबर था। ओके, एरिया यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ए जो है, ए इज द एटॉमिक मास नंबर। क्लियर बच्चों? एटॉमिक मास नंबर, एंड एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, क्लियर? न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके बच्चों, चलिए v की वैल्यू रख दीजिए। तो v इक्वल्स टू कितना आया है, 7.24 इंटू 10⁻45 इंटू ए मीटर क्यूबिक। अब देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, कुछ भी वेरिएबल नहीं बचा। सॉल्व करने पर न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी 2.29 इंटू 10⁻27, सॉरी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो रो इज इक्वल्स टू 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बनेगी बेटा आपकी न्यूक्लियस डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप अपनी न्यूक्लियस डेंसिटी बना सकते हैं। डन। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है डिस्कशन में बच्चों। डिस्कशन में लिखा है द नंबर न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। बच्चों यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस डेंसिटी जो आई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। आई है कि नहीं आई अभी तक देखा आपने? यस। तो डेंसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सो द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सो इसलिए जितने भी न्यूक्लियस हैं सबकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई है जो इसको बदलता शो कर सके। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके। हाँ, ये ए पे डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि ऊपर वाले ए से नीचे वाला ए कैंसिल हो चुका है। डन। द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, इसकी बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। सच हाई डेंसिटी आर फाउंड इन व्हाइट डॉर्फ सच एस कंटेन मेनली न्यूक्लियर मैटर। ये डेंसिटी क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा हाई है डेंसिटी। क्लियर?
The nuclear density is not uniform throughout the nucleus. It has maximum value at the center and decreases gradually as we move away from the center of the nucleus. एक्सपेरिमेंट में देखा गया बेटा कि यदि आपके पास में ये इस तरीके से न्यूक्लियस है तो इसकी पहली चीज कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, डेंसिटी सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप जाओगे बाहर तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर बच्चों? The nuclear radius is the distance from the center of the nucleus at which the density of the nuclear matter decreases to one half of the maximum value of the center. बेटा जो न्यूक्लियस की रेडियस हुई डिफाइन, वो कैसे डिफाइन हुई? मान लो बेटा ये आपके पास में ये एटम का इतना पार्ट न्यूक्लियस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो यदि इस रीजन में डेंसिटी बिल्कुल मैक्सिमम थी, दैट इज कॉल्ड रो, और यहां तक डेंसिटी हो गई कितनी, रो बाई टू, तो यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोला गया आपको, न्यूक्लियस की डिस्टेंस बोला गया, रेडियस बोला गया, न्यूक्लियस की रेडियस। ओके, सो द न्यूक्लियस रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the nucleus at which the density of the nuclear matter decreases to it one half of its value from maximum value, मतलब maximum value से half of the value घटने तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। क्लियर? चलिए बच्चों, तो अभी तक की जर्नी में हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक की जर्नी में हमने देख लिया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। देन इसके बाद हमने कल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। ओके, ये देखिए ये एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक रोटेटिंग माइक्रोस्कोप फिट किया जाता है जो कि देखता है कि यहाँ पे बनने वाले स्पॉट जिंक सल्फाइड पर इसको मेजर करता है। क्लियर है बच्चों? यस। देन इसके बाद हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। देन रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशंस हमने डिस्कस कर लिए। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल किस तरीके से वेरी करते हैं। सो ये रिलेशन अपनी कॉपी में नोट कर लें, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। क्लियर? फिर इसके बाद हमने इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन आपको लिखाया, जो नोट कर लें आप, बी ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। बेटा ये डिराइव करने को नहीं आता, बट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो बेटा सीधी सीधी बात, रेडियल वेक्टर जो होता है ना, ये रेडियल वेक्टर यहाँ पे जो आकर के कुछ इस तरीके से चला गया, चला गया नहीं, और उसके बीच में एक तो उसका लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस को मिलाने वाला डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? Yes, it is defined as the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Yes, center of the nucleus से initial velocity vector के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। देन इसके बाद में हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया कि कितना करीब जा सकता है। ओके, अब आइए बच्चों बात करते हैं, आज हमको केवल रिलेशन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रेडियस की बात करनी है। कल हमने ये बता दिया था आपको इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर का भी रिलेशन आप लिख लें। अब हमें बात करनी है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम को। क्लियर है? यस। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो आज हम टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की डिस्कस करेंगे, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास में ये एक हाइड्रोजन एटम है। क्लियर है? हम्म। यदि ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, तो इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस ई, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 ई माइनस में। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको रोटेट करने के लिए कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात बच्चों? तो ये देखिए, एफ ई बिकम्स एफ सी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ओके, अट्रैक्शन क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बच्चों? सो यहाँ से देखिए, एफ ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब पहला चार्ज, सेंटर में ई है, बाहर भी ई है,
तो ई इंटू ई कितना हो गया बच्चों, ई स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर स्क्वायर। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इस आर को आप ऊपर फेंक दीजिए और एम वी स्क्वायर को नीचे ले जाइए। तो देखिए आर की वैल्यू, ये वाला एक आर ऊपर जाएगा यदि, तो क्या बनेगी आर की वैल्यू, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। बताइए बनी कि नहीं बनी। ये बन गई आपकी रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है। यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिट रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो ये ऑर्बिट रेडियस और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए, अब हम निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो ऑल यू नो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एम वी स्क्वायर यदि आप निकालेंगे इधर से, ये एम वी स्क्वायर बैठा हुआ है। अगर आप एम वी स्क्वायर को ऊपर फेंक देंगे तो देखिए एम वी स्क्वायर यदि ऊपर चला जाएगा तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो आपको क्या निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 1/2 1/2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये आपके पास में है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चों। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है। यस। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। बेटा काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, निगेटिवली डबल। ओके, इसको नोट करिए कि U इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ के। ओके, U इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ के। क्लियर। यस। तो नोट करिए U की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ के। तो क्या कर देंगे, देखो U निकालना है। U इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ के की वैल्यू पुट कर देंगे, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 2 से कितने बार गया बेटा, ये 4 बार। तो ये बन गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ गया समझ बच्चों। वो भी माइनस साइन का, ये माइनस साइन का। तो ये देखिए यू की वैल्यू आ गई -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन नेगेटिव आर डायरेक्शन। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्यों फॉर्म हुई है, प्लस और माइनस के अट्रैक्शन के कारण। क्लियर बच्चों। अब टोटल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है। तो टोटल एनर्जी बेटा के प्लस यू। के आपने कितना निकाला, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यू कितना निकाला आपने, नेगेटिव का ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे तो E इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर कि नॉट क्लियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E जो आया है वो नेगेटिव ऑफ के इक्वल आया है, क्योंकि देखिए ध्यान से काइनेटिक एनर्जी यही थी। यस और नो। सो क्या रिलेशन बन गया, E इज इक्वल्स टू माइनस के। क्लियर कि नॉट क्लियर। E जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल। यस और नो बच्चों। और K इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, U जो है अपना, U पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, -2 के। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो -के यहाँ से कितना आ जाएगा, -के इज इक्वल्स टू हो जाएगा U/2। ओके। तो इन तीनों रिलेशन को यदि मर्ज कर देंगे, सो E टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू U/2। क्लियर हो गया बच्चों। यस। तो ये रिलेशन नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का है आपके। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आखिरकार फेल क्यों हो गया। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के फेल होने की वजह थी, नंबर 1, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड साहब जो थे वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे, क्या बात थी जो रदरफोर्ड साहब ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसी क्या बात थी। देखिए, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि
सेंटर पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बैठता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर चक्कर लगाते हैं। क्लियर बेटा, ऑर्बिट करते हैं। ऑल यू नो कि बेटा इलेक्ट्रॉन एक कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल बेटा, चार्ज पार्टिकल। और अब चार्ज पार्टिकल जो होता है अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है, इसका मतलब वो कैसा मोशन कर रहा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और रूल होता है बेटा, वेव थ्योरी कहती है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो क्या करेगा बेटा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा वो, एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके, एनर्जी रेडिएट करेगा। इस तरीके से बेटा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते करते इसका पाथ क्या हो जाना था, एक दिन छोटा हो जाना था और इसको जाकर के कोलैप्स कर जाना था न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को। और अंदर जैसे ही न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अटैच होता तो वैसे ही एटम अनएग्जिस्ट कर जाता, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म कर जाता। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट बेटा अभी तक एटम को खत्म होते नहीं देखा गया कभी भी, ठीक ना, कि एटम खत्म हो गया हो, है ना, कोई इंसान नहीं है कि मर जाए, है ना, एटम को एग्जिस्टेंस खत्म होते नहीं देखा गया। यस, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन शुड emit एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन। Therefore, radius of the orbit of electron continuously decreases, gradually decreases, and ultimately it will fall on the nucleus. क्लियर बच्चों? तो यदि इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल हो जाना था। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सेकेंड बात, अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा आगे आने वाले समय में रेडिएशन के स्पेक्ट्रम देखे गए, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम देखे गए। और भाई यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम पाया गया एटम का, एटम का स्पेक्ट्रम मतलब एक स्पेक्ट्रम एक प्रोसेस होती है जिससे कि एनर्जी का डायग्राम बनाया जाता है एक तरीके से। तो एटम का जब स्पेक्ट्रम देखा गया बेटा, तो एटम के स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरीके की लाइन देखी गई। ओके, फिक्स इंटेंसिटी की लाइन देखी गई। तो रदरफोर्ड साहब ने से पूछा गया कि अरे आप बताइए कि ये लाइंस क्यों आ रही हैं इसके स्पेक्ट्रम में, इस स्पेक्ट्रम को हमको समझाइए। क्लियर? अपने मॉडल से इस स्पेक्ट्रम का रिलेशन खोज के बताइए कि आखिर ये लाइंस स्पेक्ट्रम में क्यों आ रही हैं। तो रदरफोर्ड साहब इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। क्लियर हो गया? हाँ। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड साहब ने एटम का लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाए। क्लियर हो गया बेटा? तो ये थी इनके मॉडल की फेलियर। अब आता है बेटा रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में आता है बोहर्स बोहर्स का बोहर्स का मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है, बट बोहर ने सभी के लिए अपना मॉडल दिया। क्लियर हो गया बेटा? तो मेन काम तो वैसे रदरफोर्ड सब कर ही चुके थे न्यूक्लियस की खोज करके। क्लियर है ना? अब इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुधार किया। जैसे अपन कार खरीदते हैं, वो मेन काम है। उसके बाद एसेसरीज तो समय समय पर लगती रहती हैं। यस और नो? तो देखिए, तो बोहर ने कुछ पोस्टुलेट दी, है ना, बोहर ने क्या क्या बताया। दिस मॉडल ऑल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, न्यूक्लियर कंसेप्ट से रिलेटेड। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, अराउंड विच planetary electron revolve. The centripetal force is required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between electron and the nucleus. तो यही बात तो भाई रदरफोर्ड साहब ने कर दी थी कि भाई बीच में सेंटर में आपका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, बाजू में क्या, बाहर क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए रदरफोर्ड साहब ने स्टेशनरी ऑर्बिट की बात नहीं करी थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ पर इधर पे नील्स बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करी और क्वांटम कंडीशन की बात करी। भाई रदरफोर्ड साहब के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा रहे थे, जहां मर्जी आए वहां घूम रहे थे। समझ में आया बेटा? उनके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी आए न्यूक्लियस के बाहर बाहर कहीं भी चक्कर लगा रहे थे। यस, इंडेफिनिट स्पेस दिया गया था कि इसके आजू बाजू यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी होंगे। ठीक है बेटा। उन्होंने कहा था कि इसके सराउंडिंग चक्कर लगाते हैं, बट कहाँ लगाते हैं इसको कोई बात नहीं करी। ठीक ना। बोर साहब ने बताया कि भाई साहब इस न्यूक्लियस के आजू बाजू कुछ फिक्स ऑर्बिट हैं और उन ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है। क्लियर कि नॉट क्लियर। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इस जिन्हें आपने शेल के हिसाब से फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल नाम दिया। ठीक है ना। और इनके सिंबल दिए के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। क्लियर हुआ बेटा। यस। तो क्या किया उन्होंने, कहा क्वांटमाइज किया कंडीशन को, क्वांटम कंडीशन कहा ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इनफाइनाइट देखा जाए तो सर्कुलर ऑर्बिट हो रहे हैं। If all possible circular orbit are allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only those orbit। केवल इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में सर्कुलेट करने के लिए अलाउड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर h/2 पाई की वैल्यू 15 है और एल की वैल्यू आ रही है 30 आ रही है। कितनी आ रही है? 30। तो क्या आप एल को 2 × 15 लिख सकते हो? यस। तो यहाँ पे 15 क्या हो गया? h/2 पाई। और ये बन गया इसका इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जिसमें एल की वैल्यू इंटीजर, सॉरी एन की वैल्यू इंटीजर आ रही थी, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन परमिटेबल हैं चक्कर लगाने के लिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के परमिटेबल है। बट यदि मान लो एल की वैल्यू 31 आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एल 31 है। अब आप 15 के मल्टीप्लाई के रूप में इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई के रूप में तो नहीं लिख सकते हो। बताइए। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है इतने एंगुलर मोमेंटम वाली शेल में चक्कर नहीं लगाएगा। उस सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता था जिसमें कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता था। क्लियर, समझ में आई मेरी बात बच्चों। यस। सो ऑल पॉसिबल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स are allowed permitted to circulate in those orbit where the angular momentum of an electron is integral multiple of h/2 पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर। एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा हमने क्लास 11th में? L इक्वल टू एम वी आर। ओके। सो एम वी आर शुड बी इक्वल टू nth मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये थी इसकी क्लासिकल क्वांटम कंडीशन। क्लियर हो गया बच्चों। So this is called Bohr's quantization condition and H is called here Planck constant। क्लियर है बच्चों। थर्ड कंडीशन, थर्ड पोस्टुलेट क्या था बेटा? थर्ड पोस्टुलेट बोर्स ने स्टेशनरी ऑर्बिट, जो मैंने आपको बताया कि उसका कंसेप्ट उन्होंने कहा। बोर्स ने इस तरीके से ये जो एन की वैल्यूज आई, उनके वैल्यूज के आधार पे जो ऑर्बिट निकल करके आए, लाइक n=1, n=2, n=3, n=4, इन ऑर्बिट को कहा स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर। While revolving these permissible orbit, an electron does not radiate energy। ये था धमाका भाई साहब, कि इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को। क्लियर हो गया। These नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। यस। इन्होंने कहा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हुए कभी भी एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं करेगा। क्लियर है। देन इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज करेगा और किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा? तो इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा या हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, ठीक है ना। तो दो दो चीजें होती हैं, लोअर शेल से हायर शेल में जाना और हायर से लोअर में जाना। तो बेटा देखो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास की शेल की एनर्जी कम होती है और बाहर की एनर्जी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। क्लियर। तो अगर ये हायर शेल में कूदेगा तो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में कूदेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा। यहाँ मान लीजिए इसकी एनर्जी है E2 और यहाँ इसकी एनर्जी है अंदर वाले शेल में E1। क्लियर बेटा। तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ओके बेटा।
E2 माइनस E1। जैसे ही ये अंदर कूदेगा तो यहाँ पर मान लो एनर्जी थी मेरा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर एनर्जी मान लो थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बेटा? मतलब 15 से 5 वाली शेल में आया है तो ये क्या छोड़ेगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या निकालेगा? एक फोटोन निकालेगा। क्या छोड़ेगा बेटा? एक फोटोन। फोटोन रिलीज करेगा। क्लियर है? ऑल यू नो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर? सो डेल्टा ई यहाँ पे किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है? एच न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1। बेटा समझ में आया कि नहीं है? यस। तो देखिए यहाँ पे, so, frequency condition. If an atom emit or absorb radiation in the form of discrete energy photon only when an electron jump from a higher to a lower orbit or from to a lower to a higher orbit. क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनल से इनिशियल नहीं, अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से बाहर जा रहा है। क्लियर? मतलब इसको जरूरत पड़ेगी, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? कितने का फोटोन देना पड़ेगा? E इक्वल्स टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ठीक है ना? तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लेके यहां कूद रहा है, अंदर से लेके बाहर कूद रहा है। सो ई इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। क्लियर है बेटा? तो एच न्यू, न्यू की वैल्यू बेटा इतनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन रिक्वायर्ड होगा अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां जंप कराना है। क्लियर बेटा? यस। वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, EI and EF are the energies associated with the stationary orbit of the principal quantum number Ni and Nf। ओके बेटा, यदि इसी चीज को हम इस तरीके से देखें कि इलेक्ट्रॉन यदि हमारा बाहर से अंदर आ रहा है, ओके, अंदर वाली ऑर्बिट का में एनर्जी है ई इनिशियल और बाहर वाली ऑर्बिट में एनर्जी है ई फाइनल। क्लियर है बेटा? तो यदि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा तो क्या छोड़ेगा? एक रेडिएशन छोड़ेगा। अब उस रेडिएशन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू ई एफ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा? सो ई एफ इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। सो न्यू इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन एच। डन? तो इतने का ये रेडिएशन एमिट करेगा। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की, कि nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो बच्चों हमको केवल यहाँ पर इसका डेरिवेशन पार्ट रीड नहीं करना है, सिलेबस में केवल अब थ्योरेटिकल पार्ट रह गया, इसका केवल फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्लियर है? तो वैसे डेरिवेशन बहुत इजी है इसकी, कोई कठिन डेरिवेशन नहीं है। देखिए कैसे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ऑर्बिटल मोशन कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए, तो क्या होगा बेटा? इसमें सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर बेटा? तो ये देखिए सेंट्रिपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। सो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको निकलवाई थी। mv स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, एक आर से एक आर कैंसिल, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर है बच्चों? ये mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है ना बेटा? अभी मैंने आपको निकलवाया भी था। यहाँ देखिए, ऐसा कुछ कराया ना अपन ने भी, बताया ना अपन ने। हम्म। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास में ये आ जाती है। चलिए, हाँ। सो एम वी स्क्वायर की, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकल ली। अब बच्चों बोर्स की थ्योरी क्या कहती है? बोर्स का क्वांटाइजेशन थ्योरी कहता है कि एम वी आर इक्वल्स टू होता है एन एच अपॉन टू पाई, तो यहाँ से वी की वैल्यू इतनी आ गई। आ गई बच्चों? अब इस रिलेशन में यहाँ पे आप v को एलिमिनेट कर दो और v की वैल्यू ये वाली चढ़ा दो। ठीक है? सब कुछ सॉल्व कर लो बच्चों, r को ऊपर ले आओ। r आपके पास में फाइनली क्या आएगा? देखिए ये आएगा r आपके पास में। क्लियर है? तो r आपके पास में कितना आ जाएगा? मैं r लिख देता हूँ आपके लिए। ये देखिए r इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों? अब देखिए सब कुछ कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है? एच प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, पाई कांस्टेंट है, और मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? मतलब सब कुछ कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है? एन वेरिएबल है। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर करेगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके काम का है बेटा वो ये है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? आर इक्वल टू, बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये सारा का सारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एन स्क्वायर को छोड़ के ये पूरा मसाला जो सॉल्व होकर के आता है, इसको सॉल्व करने पर आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो लिख लीजिए फॉर्मूले में, आर इक्वल्स टू जीरो एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ये किसके लिए हमने डिराइव किया बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है? ये हमने किसके लिए डिराइव किया बच्चों? हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल लिया है। डन। अब देखिए यदि इसी को हम, ये हाइड्रोजन एटम की बात छोड़ करके अगर हम सबके लिए करें, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेटा यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा? जेड ही आ जाएगा, क्योंकि एक में जेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस के अंदर जेड इलेक्ट्रॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, तो जेड ई मल्टीप्लाइड बाई ई क्या बन जाएगा बच्चों? जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। और उस कैलकुलेशन में बेटा ये जैसे ई स्क्वायर नीचे गया है, तो एक जेड भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक साथ में जेड बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जेड तो वेरिएबल है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल सकता है। तो उस समय यदि मैं कैलकुलेशन करता, तो देखिए रिलेशन मेरे पास में क्या आता बच्चों? ये आता, आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई, इसमें नीचे जेड कर दो, फिर पाई एम ई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड क्या हो जाता है? वेरिएबल पार्ट। बाकी सबका सब ये पुराना कांस्टेंट हो जाता। तो आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों? तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। डन। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां से R की वैल्यू आपकी आ चुकी है, R की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है? ओके। ये हमने बता दिया आपको R की वैल्यू। अब चलिए बच्चों, अब हमने R की वैल्यू निकाल ली है। अब R की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड का डेरिवेशन भी हमको पूछा जाता है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता बच्चों, अब इस बार केवल हमको मतलब फॉर्मूले से है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला, अभी आपने देखा कंडीशन क्या होती है? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। क्लियर है बच्चों? अगर आप v को रोक लेंगे, तो m और r को आपको नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में v कितना बन जाएगा? v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 2 पाई r और एन एच। यहाँ पे एक मिनट, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, तो यहाँ पे बेटा m भी होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, यहाँ पे m भी होगा, लिखना हम भूल गए हैं। सो अब यहाँ पे R की वैल्यू बेटा पुट कर दो आप। तो R की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी हाइड्रोजन एटम के लिए? एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई ई एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, और एक m भी है बेटा, ये m से ये m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो v की वैल्यू देखिए ई स्क्वायर अपॉन टू पाई एच, हम्म, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 2 पाई n स्क्वायर, एक n से एक n, तो एक n भी बचेगा बेटा। और एन एच ऊपर है, एक एन नीचे बच गया। ओके, पाई नहीं बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 NH एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा? ये v की वैल्यू आ गई 2 E² अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, इसको सिस्टमेटिक करने के लिए हम एक c का मल्टीप्लाई ऊपर और एक c का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये c और c कैंसिल हो रहे हैं। तो c का मल्टीप्लाई ऊपर, c का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है? v सब कुछ कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू c अपॉन n, या v इज c भी कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्लियर है? और ये पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल्स टू 1/137। इसको बोलते हैं
दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो कुल मिला के आपके काम का क्या है बेटा? आपके काम की वैल्यू है कि v इज इक्वल्स टू 1/137 c/n। ये रिलेशन नोट कर लीजिए आप, जिससे आपको न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है? क्योंकि हमें क्या बोला गया, देखिए वेलोसिटी, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस फॉर द nth पॉसिबल ऑर्बिट, ठीक ना? तो आपने रेडियस का जो रिलेशन पढ़ा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी मैंने आपको बताया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है ना? और यदि आप बात करेंगे किसी भी एटम के लिए, तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम, यस, ठीक ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम, यस। तो ये रिलेशन हमारे पास जो आया है nth का, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों? देन इसके बाद हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन बना लिया। वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने अभी देखा, 1/137 c/n, ठीक है? 1/137 c/n, यस। तो ये बन गया 1/137 c/n, क्लियर हो गया? अब एनर्जी पढ़नी है हमको nth ऑर्बिट में, कि एनर्जी क्या होगी, ठीक है बच्चों? अब आइए एनर्जी की ओर बढ़ते हैं, यस। चलिए एनर्जी निकालते हैं। दो प्रकार की एनर्जी होती है बच्चों, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी, क्लियर है? यस। तो देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हमने वी की वैल्यू निकाली है ना बच्चों, कहाँ निकाली वी की वैल्यू? ये वाली वैल्यू, क्लियर ना? तो v की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, तो हमारे पास में v की वैल्यू रखने पर, देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू आपने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है, ठीक ना? और जो भी एनर्जी आपको बतानी है वो हाइड्रोजन के लिए ही बतानी है। देखिए हाइड्रोजन जो है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ओके चलिए ठीक है, तो हम nth के लिए बता देंगे, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन के लिए भी है nth के लिए भी है। चलिए समझिए बच्चों, तो देखिए k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। तो पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। सो k इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो आप नोट करिए, एनर्जी का डेरिवेशन नोट करें। काइनेटिक एनर्जी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है बच्चों? ये आपके पास में आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में? काइनेटिक एनर्जी की, क्लियर है? यस। सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हैं क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q की जगह ये भी E और इसकी जगह भी E, तो ई स्क्वायर अपॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर की नॉट क्लियर? हम्म। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू K प्लस यू। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? निगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी अट्रैक्शन वाली बनेगी, यस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, दैट विल बी निगेटिव। तो आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल काइनेटिक की वैल्यू ये है और पोटेंशियल की वैल्यू ये है। सॉल्व करने पर आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, इसको माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, ठीक है बच्चों? ये ई की वैल्यू आ गई। अब बेटा आप इस ई में आर की वैल्यू पुट कर दो। तो आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, थोड़ी देर पहले। क्या निकाली है? आर की वैल्यू आपने निकाली है, देखिए बाकी सब कुछ तो ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू थी 2 भी ठीक है। आर की वैल्यू देखिए आपके पास में ये आई थी, यस, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई जेड एम ई स्क्वायर, क्लियर? हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 कर सकते हो, यदि किसी और के लिए निकालना है तो 1, वहां जेड भी मत रखो, मैं तो कहूंगा चलो जेड पे ही खेल दो, क्लियर हो गया बच्चों? तो यस। तो अब इस तरीके से आपने यहाँ पे जेड पे खेल दिया। यदि अगर आप जेड पे नहीं खेल रहे हो तो कोई बात नहीं है, जेड की वैल्यू 1 रख दो। तो जेड की वैल्यू 1 रखोगे बेटा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो टोटल एनर्जी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सॉल्व करने पर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? ये एनर्जी बनेगी बच्चों टोटल एनर्जी, क्लियर है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि टोटल एनर्जी जो होती है नेगेटिव है,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। मतलब टोटल यहाँ पे सिस्टम जो होगा बाउंडेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा बाउंडेड रहेगा न्यूक्लियस के साथ। क्लियर हो गया बच्चों? सेकेंड पार्ट, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? E इज, सॉरी, इनवर्सली लिखना था, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट वेरीज इनवर्सली विद नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर। तो देखो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखे रहने दो। अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बेटा देखो, एन की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो 1/n² छोटा होता जाएगा। क्लियर? बट निगेटिव में कोई चीज छोटी होती है तो क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप शेल में बाहर जाओगे, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, यहां पर आपकी एनर्जी पास में है, ज्यादा निगेटिव। बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगी? कम निगेटिव। जैसे यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -3 हो गई। तो बताइए, बाहर जाने पर एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई ना? और इन्फानाइट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्योंकि L इक्वल्स टू एन स्क्वायर पे एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे एन इक्वल टू इन्फानाइट पे ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर? देखिए आप यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपने ग्राउंड लेवल पे n = 1 पहली ऑर्बिट में एनर्जी ली, कितनी आई? -13.6। क्लियर? क्यों आ गई -13.6? क्योंकि आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? En इक्वल्स टू -13.6/n²। क्लियर? n² है कि नहीं है बच्चों? तो यदि यहाँ पे n = 1 पुट करोगे, तो E1 = कितना आ जाएगा? -13.6। क्लियर? सेकेंड पे देखिए, n = 2 पे, n = 2 पे एनर्जी कितनी हो गई? -3.39। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी घटी, बट भाई साइन तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव में एनर्जी का घटना क्या होगा? बढ़ना। मतलब यहाँ एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो इस तरीके से ये ये क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। PYQs बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करा करिए। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, इट्स बोहर रेडियस इज गिवन बाई 5 × 10⁻11 मीटर। द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम, सेकेंड वाला पार्ट इतना हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो ऑर्बिट दिए गए हैं, एक बोहर रेडियस दी गई है। बोहर रेडियस इज गिवन बाई, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में n = 1 में, देन इसके बाद में रेडियस इसकी बढ़ करके इतनी हो गई है। क्लियर बच्चों? तो आपने क्या देखा है फॉर्मूला? आपने देखा है R इज प्रोपोर्शनल टू n²। क्लियर बेटा? R इज प्रोपोर्शनल टू n²। अब देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां से बनेगा R2/R1 = N2/N1 होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो R2 मतलब नई वाली रेडियस, R न्यू स्टेट, अपॉन R ग्राउंड स्टेट शुरुआत में। यस और नो? न्यू स्टेट का हमको क्वांटम नंबर नहीं पता, यही पता करवा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सी शेल है नहीं पता, तो n² मान लो। और ग्राउंड स्टेट में शेल क्या होती है बेटा? 1 होती है। यस और नो? क्लियर हो गया? अब देखिए, न्यू स्टेट में जो रेडियस दी गई है इन लोगों ने, क्या दे दी गई है? रेडियस बिकम्स 21.2 इंटू 10⁻11। सो यहाँ पे पुट कर दो 21.2 इंटू 10⁻11। क्लियर बेटा? और ग्राउंड स्टेट में आपने रेडियस आपको दे ही रखी है, ये देखिए ग्राउंड स्टेट की रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11। क्लियर बेटा? n² पता करना है, 1 का स्क्वायर 1, इससे ये कैंसिल हो गया। सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो आपके पास में n की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हो गया? ये आपके पास में n की वैल्यू 2 आ गई। अब कह रहा, बताइए इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी एक्साइटेड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में n = 2 आ चुका है। आ चुका कि नहीं आ चुका? अब चलिए, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है En शेल में। तो En के प्लेस में क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। तो n = 2 पुट कर दीजिए, 2/4। सेकेंड शेल में एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, -3.39, दैट इज राउंड ऑफ टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस। तो ये हो गया बच्चों आपके पास में एनर्जी। ठीक है? अब यदि आप यहाँ पे इसको बनाए किसी भी एटम के लिए, तो आपको पता है कि बेटा रेडियस में यहाँ पे देखिए n² अपॉन जेड आता था कि नहीं आता था?
तो आप यदि इसको nth ऑर्बिट के लिए चाहें, अगर किसी भी एटम के लिए, जैसे ही हमने हाइड्रोजन के लिए किया है, तो यहाँ पे n² कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, मैं लिख देता हूँ, z ऊपर चला जाएगा, सो -13.6 इक्वल्स टू -13.6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा? यस, z/n², इसको नोट कर लीजिए। अगर आप कोई भी nth ऑर्बिट के लिए, किसी भी एटम के लिए, ये किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि z की वैल्यू 1 ले ली थी, बट किसी भी एटम के लिए ये इतना बन जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आपको केवल इसमें फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है। ठीक है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। किस तरीके से हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है बच्चों? अब देखिए कैसे फॉर्मूला निकालते हैं इसका। देखिए, आपके पास में ई आई और ई एफ दो एनर्जी है। ठीक है? ई आई और ई एफ क्या है, दो एनर्जी है आपके पास में। तो आपको बताना है कि कितने की फ्रीक्वेंसी या कितने की वेवलेंथ एमिट होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ई आई एंड ई एफ आर द energies associated with the radius of hydrogen atom of principal quantum number ni and nf respectively, where ni is greater than nf। मतलब n इनिशियल ज्यादा है और n f कम है। समझो बेटा, देखो अब यहाँ पे एमिशन होगा, यहाँ पे इनिशियल रेडियस ज्यादा है और फाइनल रेडियस कम है। मतलब यहाँ पर बेटा जो एनर्जी बनेगी ई इनिशियल, और ई इनिशियल के करस्पॉन्डिंग रेडियस है एन इनिशियल। राइट? हेलो? और दूसरा बेटा यहाँ पे ये एन एफ, ये एन एफ दूसरा ऑर्बिट एन एफ है, इस पर एनर्जी है ई फाइनल। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो यहाँ से ई इनिशियल ज्यादा एनर्जी वाले से निकल करके इलेक्ट्रॉन फाइनल वाली ऑर्बिट में कूदता है। ठीक है ना? ये देखो यहाँ से इसमें कूदा कूदा, तो बेटा क्या एमिट करेगा, यहाँ पे रेडिएशन करेगा डेल्टा ई का। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? सो डेल्टा ई कितने का रेडिएशन एमिट करेगा बेटा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। क्लियर कि नॉट क्लियर? देख ला, इनिशियल में ज्यादा थी तो और फाइनल में कम है, तो ज्यादा से कम की ओर आएगा ना, तो कितने का रेडिएशन छोड़ेगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। क्लियर? अभी आपने देखा जो एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होती है कि नहीं होती बच्चों? ये आपने एनर्जी की वैल्यू देखी थी, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों? तो यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊं, देखिए एनर्जी के ट्रांजिशन का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -13.6 अपॉन n², तो ये बेटा n इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, माइनस देन यहाँ पे -13.6 अपॉन n², सो ये बन जाएगा बेटा -13.6 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर, और ये फाइनल था, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा ये। राइट? 13.6 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आगे लिख दो एन फाइनल वाले को, 13.6 एन फाइनल माइनस 13.6 एन इनिशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि यहां से आप 13.6, बेटा नीचे स्क्वायर भी है, अगर आप यहां से नेगेटिव सॉरी 13.6 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सो 13, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर है? तो यदि आप इसको n2 n1 की फॉर्म में लिखना चाहो, तो 13.6 एन फाइनल मतलब जहां से कूदा और जहां पर कूदा, ये हो गया आपका चेंज इन एनर्जी। राइट? यस। अब 13.6 की आपको यहाँ पे वैल्यू रख दी गई है, जो कोई कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में इसी तरीके से आ जाएगा, एनर्जी चेंज इन एनर्जी आपकी यही आ जाएगी, कॉमन ले लोगे तो आपकी यही आ जाएगी। ठीक है? ठीक है, अब देखिए आपके पास में यहाँ पर
अब हम आगे इसको प्रोसेस करते हैं। जो एनर्जी निकलेगी वो किसकी फॉर्म में निकलेगी? एच न्यू की फॉर्म में, इक्वल्स टू एच न्यू, इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू 13.6 अपॉन 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दो। एच न्यू इक्वल्स टू 13.6 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इतने जूल एनर्जी होती है। अब यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालो, तो न्यू इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई एच कर दिया, और वहाँ 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर न्यू की वैल्यू कितनी होती है? आपने पढ़ा है कि सी इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा। क्लियर? फोटोन जो होता है लाइट की स्पीड से भागता है, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा पुट कर दो, तो सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन एच, प्लांक कांस्टेंट, 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब सी को यहाँ से नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एच इंटू सी। ओके, 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। बेटा ये पूरी खिचड़ी सॉल्व करने के बाद आप यहां तक पहुंच जाओगे। ये पूरा आ गया। ओके, ये पूरा का पूरा आ गया। और इसको बोलते हैं आर एच, इसको बोलते हैं आर एच। और ये आर एच जो है ये कहलाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर? सो ये पूरा का पूरा एम ई की पावर 4 अपॉन एम ई स्क्वायर सी एच क्यूब, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, है ना, ये आता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। क्लियर बेटा? तो आपके पास फाइनली 1 अपॉन लैम्डा, जिसको हम वेव नंबर बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर एच। ये जो हमने डिराइव करा अभी आपके लिए, ठीक है ना बेटा, जो हमने डिराइव करा इसको बोलते हैं आर एच। क्या बोलते हैं बेटा? आर एच। सो आर एच रेबर कांस्टेंट 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। दिस इज सेड टू बी वेव नंबर। तो बेटा ये वेव नंबर कहलाएगा। ये आ गया। अब आइए देखते हैं, इस बेसिस पे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन सीरीज और स्पेक्ट्रल सीरीज। क्लियर? अब देखिए, यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से अगर फर्स्ट शेल में कूदेगा, क्लियर बेटा, फर्स्ट सेल में कूदेगा, ठीक है ना, तो क्या एमिट करेगा? तो बेटा उस समय जो रेडिएशन एमिट होंगे वो आपके रेडिएशन का जो फोटोन होगा, वेव नंबर बेटा, वेव नंबर को न्यू बार से शो करते हैं, उस समय आपके रेडिएशन का जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ जो होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए एन इनिशियल कहीं भी हो, फाइनल कहाँ पे है? देखिए 1 पे है। क्लियर हो गया? फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। ये देखिए, ये सुनो, तो फाइनल कहीं, फाइनल आपका 1 पे होगा, मतलब कूदेगा 1 पे। इनिशियल कहीं से भी कूदे, तो ये देखिए ये फॉर्मूला बनेगा लाइमन सीरीज का। ठीक है, तो लाइमन सीरीज की वेव नंबर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, न्यू बार इक्वल्स टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। एन या एन स्क्वायर रख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। एन फाइनल 1 होगा, एन इनिशियल कहाँ होगा बच्चों? 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है बेटा? हम्म अब इसके बाद में सेकंड, देखिए अभी आपने अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी निकली है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन हैवी होता है वो फर्स्ट सेल का होता है। यहाँ पे एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता है। यस और नो? देखो यहाँ पे आप सेकेंड फर्स्ट सेल से लेके इधर के बीच का गैप देखो, बहुत ज़्यादा है। 3.39 और 13.6, मतलब 13 में से 3 गए, लगभग 9 का गैप है कि नहीं है? सेकेंड और थर्ड सेल के बीच का गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, 3.39 और 1.51, मतलब लगभग 1.5 का गैप है कि नहीं है बेटा? फिर इसके बीच में यहाँ का गैप देखिए कितना है,
यहाँ का गैप 1.51 से 0.85 और कम हो गया भाई साहब, बहुत कम हो गया। ये सुनो, तो मतलब यहाँ का ट्रांजिशन बहुत हैवी है। तो अगर कोई बाहर से कूदेगा, अगर सेकेंड से ही कूदा, तभी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, मतलब यहाँ पे कौन सा एमिशन होगा, रेडिएशन होगा, बहुत हाई एनर्जी वाला। तो हाई एनर्जी वाला कौन सा होता है बेटा अपने पास में? यूवी, यूवी का फोटोन, अल्ट्रावायलेट। यहां से कूदेगा अगर, तो विजिबल का होगा, ठीक है ना, विजिबल का होगा। अगर यहां से कूद, सॉरी गलत बता दिया मैंने, यहां से नहीं, यहां पर बोलना था मुझे, सेकेंड शेल पे, है ना। अगर n = 2 पे कूदेगा, तो देखो कम एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो किसका होगा बेटा? विजिबल का होगा। अगर थर्ड शेल पे कूदेगा, तो और कम होगा, इंफ्रारेड का, ठीक है ना, क्योंकि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम में। और ऊपर का कोई भी कूदेगा तो सब में इंफ्रारेड ही होगा। डन बच्चों? तो ये देखिए, सबसे पहले में कौन सा आएगा बेटा? यूवी रीजन, अगर आपने 1 पे कूदे हो तो, ठीक है बेटा। अगर आप 2 पे कूद रहे हो, n = 2 पे बाहर से कूद रहे हो, बट 2 पे गिर रहे हो, 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्लियर। तो बेटा कौन सी सीरीज बनेगी? पहली वाली क्या बनेगी बेटा? लाइमन, दूसरी बामर, और तीसरी बार बनेगी पास्चन, ठीक है ना। इसको हम कैसे याद करते पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, है ना, लो ब्लड प्रेशर, ओके, एंड इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसका रूल इस तरीके से, आई थिंक यही है। हाँ, तो सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर अच्छा, फिर लो ब्लड प्रेशर, फिर ब्लड प्रेशर हाई, लास्ट में, लास्ट में उसको क्या बोलते हैं? हम्पी, हम्पी, ओके ओके ओके, यस, ब्लड प्रेशर हाई, लो ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर हाई, यस, ये रूल है, उल्टा बोल गया था मैं, BPH। हाँ, तो देखिए अगर आप n = 1 पे आके गिर रहे हैं, तो लाइमन, n = 2 पे आके गिर रहे हैं, तो बामर, समझ गए। अगर आप n = 3 पे आके गिर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? पाश्चन, ठीक है। हाँ, तो आपको जैसा मैंने बताया, लोअर, सॉरी लोअर बोल गया, लाइमन, बामर, पाश्चन, n = 3 के लिए, n = 4 के लिए ब्रैकेट, ठीक है ना, और फिर n = 5 के लिए पी फुंड। क्लियर हो गया बेटा? यस, ये देखिए यहाँ पे भी क्या थी? यूवी थी। यहाँ पर बेटा किस में रहेगा बेटा? यहाँ पे रहेगा विजिबल में। किस में रहेगा बेटा? विजिबल रेज निकलेंगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे यूवी, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे कौन सी बेटा? इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सी? इंफ्रारेड, और यहाँ पे भी इंफ्रारेड। क्लियर हो गया? और लास्ट में बेटा पी फुंड, जबकि बहुत कम निकलेगा। ये देखिए, ये डायग्राम बना, एनर्जी डायग्राम। बेटा अगर इन्फिनिटी से कहीं भी कूद रहे हो, अगर आप 1 पे कूदोगे, तो लाइमन स्पेक्ट्रम आउट होंगे, और अल्ट्रावायलेट रीजन में आपकी फ्रिक्वेंसी एमिट होगी। क्लियर बच्चों? बामर में देखिए बेटा आपका विजिबल रीजन बनेगा, ये देखिए इस तरीके से एंगस्ट्रॉम्स बनेंगे, इस तरीके की। और बामर में अगर आप n = से कहीं से भी 7 6 5 4 3 से अगर आप 2 में कूद रहे हो, तो बामर सीरीज एमिट होगी, और आपका यहाँ पे विजिबल निकलेगी। क्लियर है? पाश्चन में आपकी इंफ्रारेड, और ब्रैकेट में इंफ्रारेड, और पी फंड में भी इंफ्रारेड। इसके ऊपर हम्पी होती है, क्या होती है बेटा? हम्पी। n = 5, n = 6 में कूदने के लिए हम्पी सीरीज, सब साइंटिस्ट के नाम। क्लियर बच्चों? यस, तो ये एक और डायग्राम बनाया गया, देखिए n = 1 पे कूद रहे हैं, तो ये लाइमन सीरीज है बेटा, ये देखिए, चाहे इधर से कूदो, चाहे इधर से कूदो, चाहे इधर से कूदो, चाहे आप इधर से कूदो, ठीक है बच्चों। यस, ये एनर्जी का गैप भी दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से बेटा ये आपका हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस तरीके से सीरीज बनती है, ठीक है ना। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth हाइड्रोजन, nth ऑर्बिट एंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। दिस इज डन। बच्चों देखो छोटी सी बात है इसमें, वैसे मैंने बता दिया आपको। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, जब बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, हाई ऑर्बिट से या हायर शेल से नीचे की ओर जाता है, मतलब हाई एनर्जी से अधिक एनर्जी की ओर जाता है, E2 से E1 की ओर जाएगा। E2 ज़्यादा है और E1 क्या है? कम है। तो बेटा ये फोटोन रिलीज करेगा, यस और नो?
तो इस समय जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी state to the lower energy state, it emits energy in the form of radiation which produces a spectrum is called emission spectrum। क्लियर हो गया बेटा? तो इस समय क्या करेगा ये फोटोन छोड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। जैसे पहले 10 पे था, फिर 4 पे आना है, तो 6 तो कहीं ना कहीं भगाएगा ना, बाहर फेंकेगा ना, तो 6 का फोटोन बाहर रिलीज करेगा, तो एच न्यू के फॉर्म में छोड़ देगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो एमिशन का हो गया, अब देखते हैं फोटोन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तब तब ये एनर्जी लेगा। तब ये क्या करेगा बेटा? एनर्जी इसको आपको देना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो पढ़ते हैं। When an electron jumps from lower energy state to the higher energy state, it absorbs energies of the photon of certain frequencies of the white light pass through the hydrogen gas. The resulting spectrum then produced consists of bright background with some dark line corresponding to the frequencies absorbed by electron. This pattern of dark line is called absorption spectrum। ठीक है, देखो होता क्या बेटा, इस स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन की जो गैस होती है उसको व्हाइट लाइट से पास करना पड़ता है। समझ में आ गया? ये मान लो बेटा ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। बोलो यस और नो। व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। और हर कलर बेटा क्या क्या है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मान लो बेटा तुमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजी, ये देखो हाइड्रोजन गैस तुमने यहाँ से भेजी, और ये हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकल गई बेटा। तो जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी और इसके बाद में आप देखोगे इसके बैंड को, ये आपने स्पेक्ट्रम भेजा था, अब स्पेक्ट्रम का बैंड आप देखोगे बाद में, तो पता चला यहाँ से यहाँ तक का बैंड खाली हो गया है, एकदम खाली। मतलब हाइड्रोजन गैस के निकलने के बाद से ही ये चीजें खाली हो गई। समझ गए? यहाँ ब्लैक कलर की पट्टी आ गई, मतलब कोई फोटोन नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मतलब कोई फोटोन नहीं है इस रीजन में, मतलब यहाँ तक के फोटोन क्या हो चुके हैं? एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपको जो बाकी बचे हुए कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो क्या करता है बेटा कि हाइड्रोजन जो गैस होगी वो कुछ फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेगी, समझ, कुछ फोटोन को खा लेगी। क्लियर? क्यों खा लिया? क्योंकि उसको खाने से ही फिर उसके लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हायर में पहुंचे हैं। समझ में आ गया? और जब वापस इसको एमिट करेगा, समझ गए ना, एमिट करेगा तो वापस यही फोटोन बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है ना? तब आप ब्लैक लाइट भेजोगे और ब्लैक लाइट में हाइड्रोजन को भेजोगे, ये हाइड्रोजन गई, तो पता चला इसने इस ब्लैक लाइट को भी व्हाइट कर दिया, क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन जो खाए थे, वो जो हायर ऑर्बिट में एनर्जी खाई थी वो वापस छोड़ेंगे उसको। ठीक है बच्चों? डन। बच्चों जो 1/λ हमने निकाला ना, इसको हम लोग न्यू बार से शो करते हैं, ये देख लो ये न्यू बार है। ठीक है ना? सो 1/λ का जो हमने डेरिवेशन निकाला था, आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है? 1/n1 मीन्स आउटर स्टेट, 1/n2 मतलब इनर स्टेट। ठीक है? यस, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आप करिए। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का हमने बता दिया आपको, लाइमन सीरीज बामन सीरीज। देखिए लाइमन में n इक्वल टू 1 रहती है, n1 लोअर सीरीज, और ये बाहर से कुछ भी आप फेंक सकते हैं। ये देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। टी फुंड। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम अलग अलग देखिए। यस, अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं एनर्जी का, जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि -13.6/n², तो देखिए फर्स्ट शेल पे एनर्जी कितनी होगी? -13.6। सेकेंड सेल पे -13.4। इस डायग्राम को इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा डायग्राम है। ये देखो अब आपको दिखाई देगा। यस, यहाँ पे एनर्जी देखिए लाइमन सीरीज में बेटा इन्फिनिटी से 1 पे कूद रहे हैं आप, तो आपकी एनर्जी जो है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक -13.6 पे है। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर इसके बाद एनर्जी देखिए, सेकेंड शेल की एनर्जी आप देखेंगे इनफाइनाइट से यदि 2 पे कूदेंगे तो यहाँ पे -3 पॉइंट समथिंग एग्जैक्टली हमने निकाल रखी है। देखिए एनर्जी चेंज कितना होता है, ये इस फॉर्मूले से -13.6/n², पर्टिकुलर सेल की एनर्जी। ठीक है?
अपॉन एन स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये देखिए -3.4 अलग अलग शेल की एनर्जी हमने निकाल रखी है और इसके बाद इसका हमने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे।